नमस्कार मित्रों, आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी लिव लिव लिव। दीपक शर्मा जी की लेखन शैली एक विशिष्टता लिए हुए है। उनकी कहानियाँ विस्मित करती हैं। बहुत सारे सामाजिक पक्ष जो हिंदी लेखन में अछूते हैं, उन्हें दीपक शर्मा जी लगातार अपनी कहानियों का विषय बनाती रही हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। विभागाध्यक्षा की ऊंची एड़ी की सैंडल अपनी धमक के साथ विभाग की ओर तेजी से बढ़ रही थी, जहां सुधा अपने अगले पीरियड में पढ़ाए जाने वाले ज्वालामुखी विषय के नोट्स पर नज़र फेर रही थी। ईवेल ईवेल ईवेल, लिव लिव लिव, सुधा ने मन ही मन दोहराया और मुस्कुराई। 15 दिन पहले अस्पताल से लौटकर जब वो अपने कमरे में कराही थी ईवेल ईवेल ईवेल, तो अकस्मात उस समय प्रकट हुआ था ईवेल 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 का प्रस्तार लिव 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 में बदलता जा रहा था। लगभग वैसे ही जैसे पौराणिक वाल्मीकि का मरा 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 बारंबार राम 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 बनता चला गया था। सुधा विभाग में कदम रखते ही विभागाध्यक्षा ने उसे अपनी मूठ में ले लिया। घर ले जाकर जब मैंने तुम्हारी जांची हुई कॉपियों के जोड़ों का मिलान कराया तो मेरे अर्दिलियों ने मुझे तुम्हारी कई गलतियां दिखाईं। ईवेल ईवेल ईवेल, लिव लिव लिव। आईपीएस के अंतर्गत विभागाध्यक्ष के डीआईजी पति लोक सेवा अधिकरण की कॉपियां जब भी जांच के लिए मंगवाते तो अपनी कॉपियां अपनी पत्नी की ओर सरका देते, जो पिछले 3 साल से अपनी जिम्मेदारी आगे सुधा को सौंप देती। मुझे क्षमा कर दीजिए। सुधा जानती थी विभागाध्यक्षा झूठ बोल रही थी, किंतु उसकी नौकरी अल्पकालिक थी और विभागाध्यक्षा उसे इस निजी कॉलेज से निकालकर कभी भी उससे अलग हो सकती थी। देखूंगी तुम अगली 250 कॉपियाँ कैसे निकालती हो, कब निकालती हो। ईवेल ईवेल ईवेल, लिव लिव लिव। कब तक चाहिए? सुधा को पसीना आ गया। पूर्ववर्ती 10 दिनों में अधिकरण की उन 300 कॉपियों की जांच करते समय हाल ही में हुए उसके गर्भपात के अंतर्गत चीजें एवं रक्तस्रावी उसके शरीर की जो अनवरत घिसाई हुई थी, उसकी परिणामी श्रांति अभी भी उसके अंदर उपस्थित थी। 7 दिन बाद कॉपियां भेजने की अंतिम तिथि आ जाएगी। ईवेल ईवेल ईवेल, मैं उससे पहले ही काम खत्म कर दूंगी। ठीक है, उन कॉपियों के साथ मैं आज शाम तुम्हारे घर आऊँगी। आप चाहें तो अपने ड्राइवर के साथ कॉपियाँ भिजवा दीजिएगा। सुधा नहीं चाहती थी कि विभागाध्यक्षा उसके घर पर आए। जब भी विभागाध्यक्षा उसके घर आती, वे दोनों बहनें अपने अपने हाथ का काम छोड़कर विभागाध्यक्षा के संग एक सामूहिक गुप्त दल संगठित कर लेती। उन्हें साथ देखकर सुधा को लगता उन तीनों की सामूहिक शक्ति अगले किसी भी पल उसके जीवन चक्रण को एक सांघातिक विराम दे देगी। यूनानी मिथक शास्त्र की वे 3 डायने क्लोदो, लेचेसिस तथा एट्रोपोस क्या ऐसी ही नहीं लगती रही होंगी, जो उस पौराणिक युग में धरती के निवासियों का जन्म काल, जीवन काल तथा मृत्यु काल निर्धारित करती रही थी? क्यों? विभागाध्यक्ष हंसी। मैं तुम्हारे घर क्यों ना आऊँ? बल्कि मुझे तुम्हारे घर पर आना बहुत भाता है। कैसा संयोग है जो तुम्हारी सास भी सौतेली है और माँ भी सौतेली, और ऊपर से चमत्कार ये कि दोनों आपस में सगी बहनें हैं और एक साथ तुम्हारे ससुर घर में रहती हैं। जी हाँ, पिछले वर्ष जब मेरे पिता का देहांत हुआ तो उनका घर एक अतिथि गृह को किराए पर दिला दिया गया और हम एक साथ रहने लगी। और संयोग देखो, विभागाध्यक्षा दोबारा हंसी। दोनों बहनें एक समान विधवा हैं, निसंतान हैं। मुझे तो लगता है कि दोनों ने ही माँ बनने की अपनी उम्र गुजर जाने के बाद अपने लिए विधुर पति ढूंढे, तुम्हारे पिता और तुम्हारे ससुर। मेरे पिता बाद में विधुर हुए, सुधा ने कहा। 11 वर्ष पहले जब सुधा के ससुर अपने इकलौते बेटे तथा दूसरी पत्नी के साथ उनके पड़ोस में रहने आए थे तो सुधा की माँ भी जीवित थी। दोनों बहनें जैसे ही सुधा के घर आने जाने लगी थीं, उसकी माँ बीमार रहने लगी थी और अगले वर्ष जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त हुई थी, छोटी बहन स्थायी रूप से उसके घर आन टिकी थी, उसकी सौतेली माँ बनकर। ईवेल ईवेल ईवेल, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। विभागाध्यक्षा उत्तेजित हो आईं।
मानो कोई किस्सा हो, कोई फंतासी। क्या तुम्हें कभी शक हुआ तुम्हारी माँ को उन दो बहनों ने मिलकर ख़त्म किया? ईवेल ईवेल ईवेल। नहीं मैम। सुधा का गला सूख आया। कभी नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, सुधा अपने मन के अंतरतम में छिपाए रखे अपने वो संशय अपने तक ही रखेगी। आपके नाम प्रिंसिपल साहिबा की एक चिट्ठी है मैडम। एक विशिष्ट सलाम के साथ बड़े दफ्तर का चपरासी विभाग में चला आया। इस कॉलेज के सभी चपरासी इस विभागाध्यक्षा के संग सुविचारित जी हुजूरिया बरतते। ठीक है। प्यून बुक पर तिथि के साथ विभागाध्यक्ष ने अपने हस्ताक्षर किए। तुम जाओ। डीआईजी साहब से एक काम बतलाया था मैडम। चपरासी ने अपनी कमर तिरछी की। तुम्हारे बेटे का उन्हें पूरा ध्यान है। विभागाध्यक्षा ने चपरासी को एक प्रशस्त मुस्कान दी। जवान बेटा है मैडम। चपरासी ने अपनी कमर दोहरी कर ली। ऊपर से आज का ज़माना, तमाम खर्चे हैं उसके, सिगरेट, चाय, फिल्म। हम कहाँ तक उसके खर्चे पूरे कर सकेंगे मैम साहब? ऐसा करो, उससे एक निवेदन पत्र और लिखवा लाओ। देखें, किसी दूसरे दफ्तर में देखें। डीआईजी साहब के नीचे आजकल 3 दफ्तर हैं। तुम्हारे बेटे की किस्मत अच्छी होगी तो किसी न किसी दफ्तर में जगह पा जाएगा। हम जिंदगी भर आपके गुण बखानेंगे मैडम। चपरासी और नीचे झुक लिया। आपके अलावा हमारा दूसरा कोई सोर्स नहीं। ठीक है, कल मिलना। विभागाध्यक्षा ने प्रधानाचार्य का पत्र खोलकर चपरासी को जाने का संकेत किया। बेहतर मैडम, बेहतर। चपरासी ने अपनी कमर सीधी की और विभाग से बाहर हो लिया। पुस्तकालय में रखी हमारे विषय की सभी पुस्तकों की सूची प्रिंसिपल 3 दिन के अंदर चाहती हैं। उसके जाते ही विभागाध्यक्षा फिर शुरू हो ली। ईवेल ईवेल ईवेल। मैं तैयार कर लूँगी, सुधा ने कहा। तुम मन लगाकर काम करोगी तो तुम ही फायदे में रहोगी। इस सेशन के बाद भी तुम ही को बुलावा भेजूंगी। आपकी बहुत कृपा होगी मैम। धन्यवाद। मगर मैं सोचती हूँ यदि आप प्रिंसिपल साहिबा से कहकर मेरी नौकरी पक्की करवा दें तो। सुधा की नौकरी अल्पकालिक जरूर थी, मगर विभाग में एक स्थायी पद की रिक्ति होने के कारण स्थायित्व की प्रत्याशा रखे हुए थी। स्थायी पद पर काम कर रही विदुषी ने जब अमेरिकन छात्रवृत्ति प्राप्त की थी तो सौभाग्यवश उसने कॉलेज प्रबंधक से केवल 3 महीने की छुट्टी मांगी थी। अपना त्यागपत्र तुरंत नहीं भेजा था। इसीलिए उस अल्पावधि के लिए जब विज्ञापन दिया गया था तो कई प्रभावशाली महिलाओं ने उस पर विचार नहीं किया था और सुधा सुगमता से इस पद के लिए चुन ली गई थी। तुम बहुत लालची हो। विभागाध्यक्षा उदार बोली। ठीक है, मैं प्रिंसिपल से बात करूंगी। वे मेरी बात टालेंगे नहीं। मेरे पति ने बहुत मौक़ों पर उनके कई काम निपटाए हैं। धन्यवाद। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। सुधा अपने क्लासरूम में ज्वालामुखी विस्फोट पर बोल रही थी। प्रत्येक ज्वालामुखी का एक मुख्य ज्वालामुख होता है जो धीरे धीरे गैसों के दबाव एवं लावे के जमा होने पर एक दिन एकाएक फट पड़ता है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: विस्फोटक, शांत एवं मध्यवर्ती। विस्फोटक किस्म के ज्वालामुखी में ज़्यादातर गैस, राख एवं प्यूमिस का स्राव होता है। शांत वाले में लावे का तथा मध्यवर्ती में दोनों का। मैम, बाहर आपको बुलाया जा रहा है। एक साथ बहुत सी लड़कियों ने सुधा का ध्यान दरवाजे की ओर आकृष्ट किया। दरवाजे पर दोनों बहनें खड़ी थीं। बहुत बुरी खबर है, बड़ी बहन रोने लगी। ईवेल ईवेल ईवेल। उधर मेरे विभाग में आइए। सुधा से लड़कियों की भीड़ की टकटकी सहन नहीं हुई और अपने बैग के साथ वो क्लासरूम के दरवाजे से बाहर हो ली। इसका सर्वनाश हो गया है और ये आगे आगे भाग रही है, छोटी बहन चिल्लाई। सर्वनाशी जो ठहरी, माँ को खा गई, पिता को खा गई, ससुर को खा गई और अब पति ही को। बड़ी बहन उसके साथ चिल्लाई। ईवेल ईवेल ईवेल। सुधा के कदम वहीं रुक लिए। उसे सैनिक अस्पताल की वो चिलमची याद हो आई जहाँ 15 दिन पहले उसकी कोख खाली करवाई गई थी। उसकी कोख क्या अब ठूंठ ही रहेगी? सदा सर्वदा कभी पुष्पित नहीं होगी? वेग से सुधा की देह ने एक चक्कर खाया और वो औंधी होकर वहीं बरामदे में गिर गई। जब उसकी चेतना लौटी तो अपने गिर्द एकत्रित सभी चेहरे उसे ऐसे लगे मानो वो ऐसी फोटो हों जिन्हें किसी नौसिखिए ने हिलते हुए कैमरे से खींचा हो। ये एक्वागार्ड फिल्टर का पानी है।
सुधा की आंखें खुली देखकर विभागाध्यक्ष ने अपने हाथ की थर्मस उसकी ओर बढ़ा दी। तुम निश्चिंत होकर इसे पी सकती हो। धन्यवाद। अपनी संकल्प शक्ति पर फौलाद चढ़ाकर सुधा बैठ ली। थर्मस का पानी ठंडा था। सुधा एक ही सांस में 2-3 घूंट पानी अपने सूख रहे हलक के नीचे उतार ले गई। तुम घबराना नहीं, विभागाध्यक्षा ने भीड़ को सुनाया। सैनिक विधवाओं के लिए सरकार के पास बहुत योजनाएं हैं। मैं आज ही अपने पति से बात करूंगी। पानी पी रही सुधा के लिए इस आकस्मिक आक्रमण को पी जाना कठिन रहा और उसने उसी पल थर्मस विभागाध्यक्षा को लौटा दिया। बरामदे से अपने विभाग के 8 फुट उसने गहरी उद्विग्नता से पार किए। विभाग में घुसते ही वो अपनी कुर्सी पर लौटकर रोने लगी। लड़कियों को यहाँ नहीं आना चाहिए। विभागाध्यक्षा ने छात्राओं को विभाग के अंदर नहीं आने दिया। इस परिवार और इसके शोक के बीच आप ना ही पड़ें तो बेहतर रहेगा। हाय हाय हाय, बड़ी बहन सुधा के ऊपर झुक गई। 3 महीने पहले जब वो यहाँ आया था तो हम क्या जानती थी कि वो आखिरी बार हमारे पास आया था? नहीं तो क्या उस कुकर्म के लिए 15 रोज पहले अस्पताल जाते? कुकर्म? कैसा कुकर्म? विभागाध्यक्षा अपनी कुर्सी पर टिक कर बैठ गई। 15 रोज पहले आप अस्पताल क्यों गई? इसे डर था अगर इसने बच्चा गिराया नहीं तो इसकी नौकरी इसके हाथ से जाती रहेगी। पहले भी इस नौकरी को न गंवाने के चक्कर में बेचारी ने 3-4 सालों में 4 बार अपना पेट साफ कराया है। बड़ी बहन ने अपना दायां हाथ विभागाध्यक्ष के चेहरे के सामने नचाया। ईवेल ईवेल ईवेल। नहीं बताया वो डर उसे नहीं, उन 2 बहनों को था जो हर बार सुधा को डरा धमकाकर अस्पताल ले जाती रही थीं। वरना सुधा को माँ बनने से कोई परहेज नहीं था। कभी पति के मध्यावकाश मनोरंजन की खातिर तो कभी अपनी मौज की खातिर और कभी कभी तो केवल उन 2 बहनों को चिढ़ाने की खातिर ही सुधा से असावधानी बरती जाती थी। हाँ, अपने दाम्पत्य से संबंधित एक दूसरे धरातल पर वो अधिक सतर्क तथा सफल रही थी। बाहर से उसके दाम्पत्य की बनावट बराबर सुदृढ़ तथा सुनिश्चित दिखती रही थी, भले ही अंदर से उस ढांचे के कई पुर्जे ढीले रहे थे। सुधा ने पुर्जे कई बार कसने चाहे थे, किंतु हर बार पति की सीमावर्ती तैनाती आड़े आ जाती रही थी। किंतु ये सच था कि विवाह के उपरांत उसके पति के लिए परिवार तथा घर की संज्ञाओं का पर्यायवाची सुधा ही रही थी। प्रेम जैसी भव्य तथा विशाल संज्ञा केवल उन दोनों के शब्द भंडार में उपस्थित रही थी, निष्पादन अथवा अर्जन में नहीं। इसकी नौकरी मैं अब पक्की कर रही हूँ, विभागाध्यक्षा ने कहा। इसका दुर्भाग्य भी एक मजबूत हवाला रहेगा। वैसे भी प्रिंसिपल मेरी बात नहीं टालती। आप दीर्घायु हो मैडम। बड़ी बहन अपने स्वर में दुगनी कारुणिकता ले आई। आपके पति दीर्घायु रहें। आपके हाथों बेचारी पर यह उपकार हो गया तो हम तीनों की जिंदगी फिर आराम से कट जाएगी। ईवेल ईवेल ईवेल। इसकी सवारी में अपने को मत शामिल कीजिए जीजी। छोटी बहन विभागाध्यक्षा के बगल में जा बैठी थी। ये लड़की हमें अपना नहीं मानती। मुझे ब्याहे हुए आज 10 साल होने को आए मगर इसने मुझे आज तक माँ नहीं पुकारा। इसे ब्याहे हुए आज 3 साल होने को आए मगर इसने आपको आज तक सास नहीं माना। चुप रहो मंजू। बड़ी बहन ने सुधा को अपने अंक में भर लिया। सुधा के लिए यह निर्णय लेना शुरू से ही असंभव रहा था। शब्द छली बड़ी बहन की गोल बातें उसे अधिक व्यथित करती रही थीं, अथवा निर्लज्ज छोटी बहन की प्रत्यक्ष प्रचंडता कि अपनी ये बहू मुझे बहुत प्यारी है। जीजी नहीं मानती मैडम। छोटी बहन ने विभागाध्यक्ष का ध्यान अपनी ओर खींचा। मगर मैं मानती हूँ। हम समझते हैं ये मात्र संयोग है जो किसी एक परिवार में विपत्ति अपना ताता बांध लेती है। मगर ये जान लीजिए मैडम, विपत्ति कभी अकारण नहीं आती। जरूर उस परिवार में किसी एक सदस्य के अंदर ऐसे अनिष्ट तत्व रहते हैं जो उस तांते के निमित्त कारण होते हैं। ये मात्र संयोग नहीं जो इस लड़की की माँ इसके बाद निसंतान रही, मैं निसंतान रही, फिर इसकी सास बनने पर जीजी विधवा हुई, फिर मैं विधवा हुई और अब ये स्वयं विधवा है। ईवेल ईवेल ईवेल। झट से निगूढ़ रहे सुधा के संशय उसे संभावनीय लगने लगे। विपत्ति ने उसके हंसते खिलते परिवार में क्या उसी दिन तांता नहीं बांध लिया था जब ये 2 बहनें उनके पड़ोस में आन बसी थीं? बड़ी बहन के पति के साथ, जिन्हें बाद में सुधा के ससुर बनना था। अनिष्ट तत्व इन्हीं 2 बहनों ही में से तो कहीं नहीं रहे थे, जिन्होंने उसकी माँ को, उसके पिता को, उसके ससुर को समय से पहले मृत्यु के हाथों में ला सौंपा था।
जैसे भी कैसे भी। माँ को उनकी उस पीली नायलॉन साड़ी से जो उन दो बहनों ने उसकी माँ की गर्दन पर कसकर बांधी थी, उसके ससुर को खिचड़े में मिलाए गए उस कड़वे घी से जिसने उनके अंदर मछली पैदा करने के बाद उनके प्राण हर लिए थे। कोनों से गीला रहा उसके पिता का तकिया क्या सिर की जगह से भी गीला नहीं मिला था जब तेज बुखार से तप रहे उनके माथे पर ठंडी पट्टियां देने के दौरान बड़ी बहन ने उसे अपने पास बुला लिया था और छोटी बहन ने उनकी सांस को बज रहे उनके नथनों को छोड़ते हुए अकेले देखा था। दुर्भाव का, वैमनस्य का, हठ का एक वातावरण सुधा के समीप, बहुत समीप चला आया था। उसकी गालों पर धारियां बना रहे उसके आंसू एकाएक थम गए। उसकी सिसकारी बैठ गई और एक अकाट्य कोप ने उसके शोक को पलटा दे दिया। लिव लिव लिव। सुधा ने निश्चय किया वो इन दो बहनों के साथ नहीं रहेगी, अपने पिता के घर पर रहेगी जिसके आधे भाग की वो आधिकारिक रूप से स्वामिनी थी। अपने पिता के घर पर किराएदार उस अतिथि गृह का एक कमरा खाली करवाएगी जो उसका नितांत अपना होगा। मैं पानी पीऊँगी मैम, प्लीज़। उसने अपनी आंखें विभागाध्यक्ष के चेहरे पर जमा लीं। आपकी थर्मस का पानी। जरूर, विभागाध्यक्ष उत्साहित हुई। जरूर जरूर। आप खड़ी मत रहिए जीजी, छोटी बहन ने कहा। बड़ी निगूढ़ लड़की है। छोटी बहन के साथ वाली कुर्सी पर व्यवस्थित होते ही बड़ी बहन फुसफुसाई। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी लिव लिव लिव। कई बार जीवन में कभी कभी आसुरी शक्तियाँ अपने आसपास ऐसे ही प्रभाव दिखाने लगती हैं जिसमें से निकलने के लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।